नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कल यानी गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन उनके परिजनों को शक है कि उन्हें जहर दिया गया था। दरअसल होली के कुछ दिन पहले होली के आसपास मुख्तार अंसारी ने खुद एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जहर दिया जा रहा है और जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दम निकल रहा है, उन्हें परेशानी हो रही थी। कुछ दिनों पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि आईसीयू से जब उन्हें बाहर किया गया, शिफ्ट किया गया, तो सीधे उन्हें वापस जेल में डाला गया। जबकि आईसीयू में ऐसे ही मरीजों को रखा जाता है या ऐसे उनको रखा जाता है जिनकी तबीयत काफी खराब हो। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई कैदी जिसे आईसीयू में रखा गया है, उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट करने के बाद सीधे जेल क्यों ले जाया गया? उसे कुछ दिन अस्पताल में क्यों नहीं रखा गया? क्या मुख्तार अंसारी की मौत भी अतीक अहमद जैसे मौतों का कोई की कड़ी का कोई अगला सिरा है? कोई अगला नंबर मुख्तार अंसारी का हो चुका, उसके बाद अब अगला नंबर किसका होगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यूपी की न्याय व्यवस्था पर तो उठ ही रहा है, यूपी की कानून व्यवस्था पर उठ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल इस समय ये हो रहा है कि क्या अब अदालतों के बाहर जाकर भी न्याय करने की एक कोई नई परिपाटी चल निकली है? सवाल ये भी है कि क्या मुख्तार अंसारी की मौत का जो वक्त है, क्या उनकी मौत उसी वक्त हुई? उनकी मौत के वक्त का जो समय है या उसका जो तार है, वो कहीं न कहीं देश में इस समय जो राजनीतिक हालात हैं, उनसे कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय राजनीतिक हलचलें कैसी तेज हो चुकी हैं। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बीजेपी घिरी हुई थी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत हुई है, ईडी ने जो उनको हिरासत में लिया है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सियासी उथल-पुथल मची हुई है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या किसी बदले की कार्रवाई के तहत उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, और कांग्रेस पर जो कार्रवाई की जा रही है इस समय आईटी डिपार्टमेंट की ओर से, ये सारी कार्रवाइयां क्या किसी बदले की भावना से हो रही है? ये सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा चल ही रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया में इन पर बहुत चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन बाकी चैनलों पर ये चर्चा चल रही थी, सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बातें हो रही थी, और इसी समय मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है और चर्चा सारी शिफ्ट हो जाती है। ये सारी बातें कहीं न कहीं हाशिए पर जाती दिखती हैं या उन पर बातें कम होने लगती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत का वक़्त इन राजनीतिक हलचलों से इसके तार कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये इनकी जो मौत है ये सामान्य हुई है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है, जैसा कि उनके परिजन इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी से ने कुछ समय पहले सत्यपाल मलिक से जब बात की थी, तो उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया था और एक बहुत बड़ा इशारा दिया था कि किस तरह पॉलिटिकल चर्चा के डिस्कोर्स को किस तरह बदला जा सकता है। राहुल गांधी का ये बयान सुनते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, हाँ, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल बहुत बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के जो हत्या हुई थी, हम सबने देखा है कि किस तरह उन्हें सरेआम और उनके भाई को सरेआम गोलियों से भून लिया गया था। और उसके बाद जो उस वक्त सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि पुलवामा में किस तरह लापरवाही की गई, किस तरह सैनिकों को एयरलिफ्ट न करके उन्हें सड़क मार्ग से जाने दिया गया, और कैसे उस समय इतना बड़ा हादसा हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले की पूरी जांच होनी चाहिए थी, बात इस पर होनी चाहिए थी, आरोप लगे थे तो उसके गहरी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सारी चर्चा जो डिस्ट्रैक्ट होकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो शिफ्ट हो गई 10 दिन तक अतीक अहमद पर। और इस समय भी ऐसा ही लग रहा है कि अब कल से जिस तरह से माहौल चल रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत, उस पर ही सारी चर्चा हो रही है, तो ये एक बड़ा गंभीर सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एक जमाने में 1926 से 27 के बीच, और वो खुद बड़े डॉक्टर थे। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान जो थे, वो उन्होंने कश्मीर में लड़ाई लड़ी, वो शहीद हुए, महावीर चक्र उन्हें मिला, और बताया जाता है कि नेहरू जी ने उन्हें कंधा दिया था। और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार राजनीति में रहा है शुरू से, और वहां उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता, कोई उन्हें रॉबिन हुड कहता। यानी एक उनकी छवि
अच्छी और बुरी दोनों थी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो, उनकी नजर में वो कुख्यात अपराधी और हत्यारे और तमाम गैंगस्टर जिसको कुछ भी बोल लें, और दूसरी ओर बहुत से लोग उन्हें अपना मसीहा बताते थे। बहरहाल कोई इंसान मसीहा है या वो गुंडा है, ये सबका अपना अपना सोचने का नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा देने का काम अदालतों का होता है। और मुख्तार अंसारी के मामले में ऐसा हुआ भी, उन्हें अदालत से सजा मिली। कृष्णानंद राय के मामले में भी उन्हें सजा मिली। बीजेपी के विधायक थे जिनकी 2005 में बहुत बुरी तरह हत्या हुई, उनकी गाड़ी को घेर कर करीब 500 के करीब गोलियां चलाई गई और बहुत नृशंसता से उनकी हत्या हुई। और इस पर जेल में बंद थे उस वक्त मुख्तार अंसारी, लेकिन फिर भी उन्हें नामजद किया गया और इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई। और भी बहुत सारे मामले, 60 से ज्यादा मामले हैं जिन पर मुख्तार अंसारी किसी न किसी किस्म के मुकदमे या सजा का सामना कर रहे थे, यानी उन्हें सजा मिली हुई थी। और इसके बावजूद उनको 2096 से लेकर 2017 तक 5 बार विधायक रहे, कभी बसपा के साथ, कभी निर्दलीय, कभी अपनी परिवार की एक पार्टी थी कौमी एकता नाम की, उस पर। तो वो लगातार जीतते रहे, उनके भाई सांसद रहे, उनके बेटे भतीजे, पूरा परिवार किसी न किसी तरह से राजनीति में सक्रिय, यानी रसूखदार परिवार रहा है। लेकिन फिर भी अदालत से उसे सजा मिली, उनके बाकी लोगों पर भी जो मुकदमे चले, तो एक उम्मीद बनती है कि हाँ, अगर कोई रसूखदार व्यक्ति है, फिर भी अगर अदालतों से सजा मिल रही है तो इसका मतलब अदालतें अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जब अदालतें अपना काम कर रही हैं तो फिर ऐसी चर्चा क्यों होती है कि बाहर, अदालत के बाहर जाकर किसी के साथ इंसाफ किया गया। कृष्णानंद राय की जो मैं चर्चा कर रही हूं, उनकी पत्नी का एक बयान अभी चर्चा में है और उन्होंने कहा है कि इंसाफ हुआ है। इस बयान को सुन लेते हैं। यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय। एक पत्नी का दर्द है, उन्हें लग रहा था कि उनके पति की हत्या जैसे हुई तो उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके हत्यारों को अदालत से सजा मिल गई थी। फिर भी आज अगर उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि बाबा के दरबार में इंसाफ हुआ है और वो इसके लिए योगी सरकार को भी धन्यवाद उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अदालतों की प्रक्रिया से आम आदमी का, जब बड़े लोगों का विश्वास डिगता है तो फिर आम आदमी का विश्वास भी डिगेगा। जरूरत इसी बात को है कि उस विश्वास को बनाकर रखा जाए, और ये तभी होगा जब सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए काम करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस समय पिछले कुछ सालों से ये बुलडोजर न्याय जिसके तहत लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़े व्यापक पैमाने पर इस पर कोई विमर्श नहीं हो रहा और लोगों ने ये मान लिया है कि हाँ, अगर कोई गलत करेगा तो उसे हम इस तरह से सजा भी दे सकते हैं। कम से कम अतीक अहमद और फिर अब मुख्तार अंसारी के मामले में यही देखा जा रहा है। लेकिन इस पर अब आवाजें उठनी भी शुरू हो गई हैं। मायावती और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखते हैं। मायावती लिखती है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी भी कीमत पर रक्षा करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य होता है। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबी सूची दी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे थाने में अगर कोई बंद है या उस पर कोई जेल के अंदर कोई बीमार हो गया है और अगर अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल के इलाज के दौरान या झूठी मुठभेड़ दिखाकर या किसी और दुर्घटना में हताहत दिखाकर अगर किसी की मौत होती है तो इस पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और उसकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आखिर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है और ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। इस तरह से अखिलेश यादव ने लिखा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। ये बहुत ही गंभीर बात अखिलेश यादव ने भी लिखी है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने खुद चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, इस बात की आशंका उन्होंने जतलाई थी। तो सवाल ये है कि जब उन्होंने ऐसी आशंका जतलाई थी तभी इसकी जांच क्यों नहीं की गई या इस पर कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी गई या इस पर खुद ही संज्ञान लेकर कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक गंभीर बयान दिया है कि उन्हें उनकी मौत की खबर भी मीडिया से मिली। क्या बोलते हैं उनके बेटे, ये सुन लेते हैं। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूं? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था।
उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मुख्तार अंसारी के बेटे ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूं, उन्होंने खुद ही आरोप लगाए थे। यानी वो ये बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी तो खुद पहले ही आशंका जतला चुके थे, और जब उन्होंने ये आशंका जतलाई थी तो जैसा हम कह रहे हैं कि आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी है कि मुख्तार अंसारी लंबे वक्त तक पंजाब की जेल में बंद थे। 2019 में भी वो वहीं थे पंजाब में, लेकिन 2021 में यूपी पुलिस उन्हें बांदा लेकर आ गई थी, और उसके बाद से लगातार उन्हें जान पर खतरा वो बता रहे थे। मुख्तार अंसारी के अलावा और भी इस समय बहुत से हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं, और इस समय फिर एक ये बड़ा डर लग रहा है कि अगर एक व्यक्ति को इस तरह की उसने मौत की आशंका अपनी पहले जताई थी, तो क्या बाकी और बड़े जो नामचीन लोग हैं, क्या उन पर भी कोई राजनीतिक बदले की ऐसी कार्रवाई हो सकती है? ये इस समय एक बड़ा खतरा है। और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि अदालतें तो बाद में काम करती हैं, लेकिन उसके पहले ही सरकारें अपना काम कर जाती हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और मुख्तार अंसारी के एक बेटे सुबह सपा के भी विधायक रहे हैं, और सुबह सपा के जो मुखिया हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनका जो बयान है वो सुन लेते हैं। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस समय योगी सरकार में मंत्री भी हैं, और जब वो अपने विधायक के पिता की मौत पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई ऐसी बात है जिस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते या कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी चुप्पी कम से कम इस समय यही बता रही है। लेकिन कुछ समय पहले का भी एक राजभर जी का बयान आया था, जब उन्होंने वो मंत्री पद ग्रहण किया था, उसके बाद उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे अपना रसूख कायम किया जा सकता है। इस बयान को सुन लेते हैं। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक मंत्री ये कहे कि उसके गमछे का पावर दरोगा के पावर से, एसपी के पावर से ज्यादा बड़ा है, तो ये कितनी गंभीर बात है। ये किस किस्म की कानून व्यवस्था चल रही है, किस किस्म की दबंगई से सरकारें चलाई जा रही हैं। इस पर सोचना होगा, जनता को सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि समाज में अलग अलग जातियों के हिस्से में बटे लोग अपने अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ता देख, उन्हें पावरफुल होता देख, उन्हें ताकतवर होता देख खुशी महसूस करे, और उन्हें लगे कि हाँ, उनकी ताकत में आपकी ताकत है। लेकिन असल बात यह है कि आपकी ताकत लोकतंत्र में है, और जब इस तरह के बयान आते हैं तो लोकतंत्र वहीं कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो सबके लिए न्याय की बात नहीं करता, वो चुनिंदा लोगों के लिए न्याय की बात करता है। और इसी वक्त इस वक्त इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। आपको याद दिला दूं कि संजीव भट्ट नाम के एक आईपीएस अधिकारी हैं जो इस वक्त आजीवन कारावास काट रहे हैं। गुजरात में जामनगर में उनकी कस्टडी में एक मौत हुई थी, उसके बाद उन पर मुकदमा चला और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा हुई। ये एक पहलू है इस बात का। दूसरा पहलू यह है कि संजीव भट्ट जो हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए गुजरात कांड के बाद, इस तरह से कुछ उनकी बातें चली, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें ये सजा दी गई। अब सवाल यह है कि अगर एक आईपीएस अधिकारी को एक मामले में, हिरासत की मौत के मामले में इस तरह की सजा हो सकती है, तो क्या अब यूपी में बीजेपी सरकार में फिर ऐसी कोई कार्रवाई होगी जिसमें ये जांच होगी कि मुख्तार अंसारी की मौत आखिर हुई तो कैसे हुई, वो अपराधी थे या नहीं थे, वो माफिया थे या नहीं थे। ये सब बातें अब गौण हो चुकी हैं, क्योंकि अदालतों ने अपना काम कर लिया। लेकिन इस समय अदालतों के बाहर जाकर सजा देने का काम जो चल रहा है, जो बुलडोजर न्याय
और उसके अलग अलग रूप जो हम देख रहे हैं वो एक गंभीर प्रवृत्ति है जिस पर सोचने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख का कानून पूरे दुनिया को अंधा कर देगा। तो क्या इस समय हम वैसे ही किसी अंधेपन की ओर बढ़ चुके हैं? क्या इस समय हमारा लोकतंत्र बुलडोजर के तले कुचला जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। आपके और हमारे दोनों के लिए, लोकतंत्र के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर इंसाफ इस तरह चुनिंदा तरह से किया जाता रहा, जेलों से बाहर जाकर, अदालतों से बाहर जाकर इंसाफ किया जाएगा, तो क्या उसे इंसाफ कहा जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।